तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज की ये डेली करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, इसमें काफी कुछ शानदार हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को एक एक आर्टिकल जो है वो काफी डिटेल में मैं कवर करूंगा, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर यह बताना है कि आज का जो गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, 26 जनवरी की जो परेड थी, क्या आप लोगों ने वो देखी? अगर हाँ तो यस, और अगर ना तो नो। और अगर देखी है तो आप लोग ये बताइए सबसे शानदार झांकी जो है वो आप लोगों को कौन सी लगी, या फिर आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं टॉप 5 में। अगर आप लोगों से पूछ जाए सबसे अच्छी झांकी आप लोगों को कौन सी लगी तो बताइएगा जरूर। बाकी कैसा रहा आज का ये दिन, आप लोगों ने कैसे इसको एंजॉय किया? आप लोगों की जिंदगी में से नए साल के 26 दिन जो है वो आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय कर लिए हैं। इनको अगर आप लोग रेटिंग देना चाहोगे तो कैसी रेटिंग देना चाहोगे? आज के दिन को कितने प्रतिशत मार्क्स आप लोग देना चाहोगे कि हाँ यार इतने प्रतिशत मार्क्स जो है हम लोग इसको देना चाहेंगे, तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। बाकी आगे आने वाले दिन को अच्छे से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जैसा आप लोगों ने दिन आज स्टार्ट किया काफी अच्छा लगा मुझे। कई सारे बच्चे जो है मॉर्निंग में नए उठे, उनके द्वारा कोशिश की गई और वो सक्सेस रहे, तो ये काफी अच्छा लगता है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर एक बार आप लोगों ने वो जीत ठान ली ना कि हाँ जिंदगी में ये काम मुझे हासिल कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के सामने हजारों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप लोग देखकर अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे और बोलेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, आप लोगों के लिए ऐसे दुनिया भर के उदाहरण हैं। आज के प्रेजेंट टाइम पर एक जीता जागता उदाहरण है, आज के लिए बात करें इलोन मस्क। ठीक है, ऐसे ऐसे कारनामे इंसान ने कर दिए कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये चीजें पॉसिबल हैं, पर लेकिन सारे कारनामे वो इंसान कर चुके हैं। पुराने टाइम की थोड़ी बात करें तो मांझी मूवी आप लोगों ने देखी होगी। पूरा गांव छोड़ के भाग गया भाई साहब, बंदा ना हिला नहीं वहां से, कह रहा कि यहीं रहूंगा और इसको तोड़ कर ही जाऊंगा, जिसको जाना है जाओ। एक एक इंसान छोड़ के भाग गया, बारिश नहीं हुई, गांव में सूखा पड़ गया, सांप ने काट लिया और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हो गई, पर लेकिन फिर भी वो डटा रहा। और एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर मूवी बनी और हम लोग उसके बारे में पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई इंसान हुआ करता था। क्या कोई ऐसा काम है आप लोगों की जिंदगी में, कोई ऐसा जुनून है जो आप लोगों को इस कदर पागल कर दे उस काम के पीछे, तो आप लोगों को कोई भी अपने मुकाम को अचीव करने से नहीं रोक सकता। तो जिंदगी में हमेशा कोई टारगेट रखिए और उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, तो पर लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी को पीछे करने के पीछे लगे हैं, ठीक है, किसी की दुश्मनी है आप लोगों के साथ में, उसको पीछे करना है, बस ये टारगेट है। वो बड़ा एक पिद्दी सा टारगेट होता है यार जिंदगी में। कोई प्रोडक्टिव टारगेट बनाइए जिसमें आप लोगों के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आए, और किसी को पीछे छोड़ना उसमें दूर दूर तक भी ना हो, अपने आप को पीछे छोड़ना हो डेली। तो ऐसा टारगेट आप लोगों को आगे लेकर चलना है, ठीक है, तभी आप लोग अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। अभी यहाँ पर किसी बैंक के एग्जाम का शायद पेपर आया, मतलब पेपर का कोई रिजल्ट आया यहाँ पर, तो एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर सेंड किया गया। उसने बोला कि सर मेरा नाम वगैरह शेयर मत करना। देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग, देखो जब आप लोगों की किस्मत जोर मारती है तो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे अभी याद है, मेरा एक पेपर था उसमें अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं कहीं और बैठा होता आज, तो मेरा उसमें सिलेक्शन कुछ ऐसे ही रुका था, पर लेकिन इनका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। मतलब इनका ये जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो गया, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कटिंग, जो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स हैं इनके 66.38, ठीक है, और जो यहाँ पर इनके जो मार्क्स आए इनके आए 66.68। तो यार कभी कभी जो आप लोगों को लगता है ना कि एक नंबर किस काम का है, तो जिंदगी में ये एक नंबर जो है वो आप लोगों की जिंदगी बनाकर चला गया। सोचो एक नंबर से भी कम बात की जा रही है यहाँ पर, जिसको लगता है ना एक नंबर में क्या होता है, ठीक है। सुबह को मैं बोलता हूँ सुबह को 6:30 बजे उठ जाओ, आधे बोलते हैं कि सर 1 घंटे में क्या होता है, एक बच्चे लग रहे हैं सर 1 घंटे में क्या होता है, हम 7:30 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। तुम 1 घंटे की बात कर रहे हो भाई साहब, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। उन 60 मिनट को सेकंडों में कन्वर्ट कर लो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना बड़ा टाइम है वो। एक एक सेकंड को जब यूज करना स्टार्ट करोगे ना जिंदगी में, तब आप लोगों को टाइम की अहमियत समझ में आएगी। वरना जिंदगी में से घंटे, दिन क्या महीने चले जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो जिंदगी में अगर रियलिटी में आप लोग अपने आप को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाना चाहते हैं ना, तो अपने टाइम की जितनी छोटी यूनिट आप लोग काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप लोगों की लाइफ में आने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर 66.63 यहाँ पर इनके मार्क्स है और 66.38 यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर इनका सिलेक्शन होता है तो मैं आप लोगों को जरूर इनके बारे में बताऊंगा। मैं तो चाहता हूं सिलेक्शन हो जाए, और जबकि मुझे लग भी रहा है क्योंकि इनका जो पोर्शन वीक था उसमें ये क्लियर कर चुके हैं। आगे जो पोर्शन इनका आने वाला है वो इनका बड़ा ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ठीक है। तो मुझे यहां से लग रहा है कि देखो कि जो इंसान इस तरीके से कट ऑफ क्लियर करके जा रहा है वो आगे टॉप ना कर दे एग्जाम में, ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। पता चला टीना डाबी वाला काम हो गया कि प्रीलिम्स जो है वो एससी से पास हो गया और बाकी का जो मेंस है उसमें टॉप कर दिया। तो इंसान जो है अपने आप को, अपनी जब एक तरीके से ने अपनी जो मेहनत को समझता है, कहां पर उसने आउटपुट, कहां पर उसने इनपुट डाला और कहां से आउटपुट निकल कर आएगा,
तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जिंदगी में कभी भी किसी चीज को छोटा और किसी को बड़ा नहीं समझना है। अपनी जिंदगी को अगर आप लोग सही से लेकर चलोगे तो ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे जो आप लोगों ने सोचे थे और वो रिजल्ट के फॉर्म में आप लोगों के सामने आएंगे। तो जिंदगी में हमेशा इन चीजों की कदर करो और सबसे ज्यादा कदर टाइम की करो। अगर टाइम की कदर नहीं करोगे तो दुनिया आप लोगों की कदर नहीं करेगी। और टाइम के बारे में बात करूं तो 2 वीडियो रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलती है, एक शाम को 8:30 बजे और दूसरी आती है सुबह 6:30 बजे। एग्जैक्ट टाइम पर मिल जाती है। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत ना हो तो रेगुलर आप लोगों को इस फिक्स टाइम पर ही देखने को मिल जाती है। अच्छा, कई सारे बच्चे बोले सर प्रीमियर लगा दिया करो, ठीक है। प्रीमियर में नहीं लगा रहा हूं आजकल। प्रीमियर आप लोगों को चाहिए कि प्रीमियर ही लगाया करूं, क्योंकि प्रीमियर अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो फिर यहां पर मुझे ना थोड़े से एक तरीके से ना कई सारे जो बच्चे होते हैं मैं चाहता हूं उसमें प्रोडक्टिव आप लोग डिस्कशन करो, ठीक है। तो मुझे लगता है कई बार उसमें फालतू की बातें ज्यादा हो जाती हैं, पर हाँ प्रीमियर में ये रहता है कि आप लोगों को लगता है एक फीलिंग आती है कि हाँ एक डिस्कशन कर सकते हैं, तो प्रोडक्टिव लोगों के लिए अच्छा भी है। तो अगर आप लोगों को लगता है प्रीमियर लगाना चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रीमियर लगा दूंगा यार उसमें। बस आप लोग देखो उसको डिस्कशन को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाओ, वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। बल्कि मुझे तो अच्छा भी लग रहा था जब मैंने देखा 1300 1400 1500 लोगों तक लाइव आ गए थे, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। चलो आप लोग बोल रहे हो तो प्रीमियर लगाओ उसमें और चीजों को अच्छे से लेकर चलो यार। जो प्रोडक्टिव चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है ना, जैसे कि आप लोगों को टेलीग्राम हो गया या फिर वीडियो के नीचे कमेंट हो गया या फिर आंसर राइटिंग के ग्रुप हो गए यार, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इनकी अहमियत नहीं करनी है, ठीक है यार। ये मेहनत है, किसी ने अपनी मेहनत कॉस्ट फ्री कर रखी है, ये चीजें फ्री में नहीं है। इन चीजों के लोग लाखों रुपए ले रहे हैं जो चीजें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो इनको इज्जत दो थोड़ा सा, और इज्जत भी इस तरीके से दो ताकि मुझे भी फील हो कि हाँ आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर रहे हो। सिलेक्शन होता है जब आप लोगों को मजा आता है यार, जिंदगी जीने में अच्छा लगता है कि हाँ कुछ आप लोगों की लाइफ में एक छोटा सा पोर्शन, एक मेरा भी रोल प्ले हो रहा है वहां पर, कम से कम एक छोटा सा रोल मेरा भी है आप लोगों की जिंदगी में, तो वो चीजें सेटिस्फेक्शन देती है। पर लेकिन जब रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो चलो बताइएगा यस या फिर नो। अगर यस लिखोगे तो सही है, नो लिखोगे तो सही है। यस में अच्छी चीज है कि आप लोग लाइव डिस्कशन कर सकते हैं उन चीजों का, तो प्रोडक्टिव तो है यार अगर आप लोग ढंग से यूटिलाइज करोगे, वरना तो फोन भी बेकार है अगर आप लोग उसका मिसयूज करोगे। चलिए बताइएगा जरूर, ठीक है। तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखना, काफी कुछ शानदार हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने नॉर्मली आईएएस आईपीएस आईएफएस के बारे में सुना है, पर आज मैं बात करूंगा आप लोगों से इंडियन इन्वायरमेंट सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस हमारी कंट्री में क्या होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट ये कब का है आप लोगों को बताना है, और स्पेशल मैरिज एक्ट भी यहाँ पर ये कब का है बताना है। ये अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है डिटेल में बातें करूंगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एग्जाम के लिए तो एक बात है ये कि इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी काफी ये रोल प्ले करने वाला है। टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। NOSDCP ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया था 1996 में, ये समझेंगे, फिर आगे चलकर इसको अपडेट भी किया गया। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर चला जाए, जैसे मैंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर 97.5 के समथिंग था, अभी 3-4 दिन पहले मैंने चेक किया, ठीक है। तो ये 97 या फिर 98 के आसपास रहता है, मैक्सिमम आप लोगों को 96 के आसपास देखने को मिलता है। मेरी बॉडी थोड़ी गर्म रहती है हमेशा, ठीक है, यानी कि मैंने तरीके कहते हैं कि इसकी तासीर गर्म है इस इंसान की, तो मेरी बॉडी की तासीर थोड़ी सी गर्म है, ठीक है। तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 97-98 के बीच में रहता है। नॉर्मली एक जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी का से कि जिसकी तासीर ठंडी होती है, उसका 96.5 के फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मली जब बीमार ना हो इंसान तब की बात करो नॉर्मल टाइम में, ठीक है। तो यहां पर अगर इसके बिलो अगर टेम्परेचर यहां पर चला जाए तो आप लोगों को ये बताना है यहां पर कि जब इसको बिलो टेम्परेचर चला जाएगा तो आप लोग ये बताना है क्या बोलते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म को। ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, पहले मैंने एक बार आप लोगों से डिस्कस की थी जब कड़ाके की ठंड के बारे में आप लोगों से बात की थी, एक आर्टिकल आया था उसमें ये बोला गया था कि इस सर्दी में कम से कम यहाँ पर जो है ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, खासकर अगर बात करें तो, ठीक है। बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ द होलोकॉस्ट, तो क्या है यहाँ पर ये बेसिकली इसके बारे में जानेंगे, और थीम क्या रखी गई है 27 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली अभी बात करें मिनिस्ट्री के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री आप लोगों को बताना है, इसके द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बात की, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं मैं आप लोगों से। अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं तो आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, अब फिर से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर, और कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। और खासकर अगर आप लोग ऐसे परिवार से आते हैं कि आप लोगों का जो परिवार है वो खेती बाड़ी के साथ में कनेक्ट है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं कि क्या हम लोग ड्रोन का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, और क्या क्या फायदे उसके आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वीडियो को अगर अच्छे से आप लोग सुनोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग तैयार कर पाओगे और लंबे समय तक आप लोग उनको याद भी रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट,
यानी कि जब यहां पर किसी पर्टिकुलर कोई ऐसी ट्रेजेडी के बारे में बात की जाए जहां पर बहुत सारे लोगों की जान चली जाए, तो ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। मतलब लाखों लोगों की जान गई यार। तो आप लोगों को पता है यहां पर कितने सारे लोग जो है बर्बाद हुए उस टाइम पर, कितने सारे लोगों की जान गई। कई जगह तो जिनोसाइड देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में आप लोग नरसंहार बोल देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यहां पर 6 मिलियन के करीब जूइस और 11 मिलियन के करीब अदर। 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख, 11 मिलियन का मतलब हो गया 110 लाख। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। नॉर्मल यहां पर ही मैंने आप लोगों को 170 लाख यानी कि लगभग आप लोग बात करें तो 1.25 करोड़ के करीब लोग हैं, उनकी जान चलेगी। तो ये अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिली। तो वो जो लोग वहां पर जिनकी जान गई है, आगे फ्यूचर में आप लोगों को यहां पर ऐसे कुछ ना दिक्कतें देखने को मिले। और खासकर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार में से किसी की जान गई है, किसी का बेटा मरा होगा, किसी का हस्बैंड मरा होगा, किसी का भाई मरा होगा, तो दुनिया भर के लोग वैसे हंसे गए हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि कम से कम जो विक्टिम है आज के में जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं उस टाइम से, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम लोग को बात करनी चाहिए। उनको कम से कम एक सांत्वना देनी चाहिए कि आगे कम से कम ऐसी चीजें न हो जिंदगी में, कभी भी किसी के भी साथ में ऐसा माहौल कभी नहीं बनना चाहिए। इसलिए थीम यहां पर रखी गई है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, यानी कि याद भी करना है, डिग्निटी के साथ में रहना है और जस्टिस भी मिलना चाहिए अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा कुछ गलत होता है। तो ये सारी बातें यहां पर की गई है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, खासकर जैसे अभी यूक्रेन का इशू चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर आप लोग बात करेंगे, ये लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 क्रिएट कर देगा। ताइवान वाला इशू एक साइड में चल रहा है, उससे भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। तो इस टाइम पर क्या क्या इशू बन सकते हैं, ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आप लोगों को चीजें याद रखनी है। काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये न्यूज है, डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं क्या क्या अभी व्यू चल रहे हैं और आप लोग इसको कैसे देख सकते हैं और गवर्नमेंट कैसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती है और अलग अलग इकोनॉमिस्ट इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, के-शेप रिकवरी क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों से आंसर राइटिंग में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने अगर पेपर देखा हो तो। अगर बात करें जीएस पेपर 3 के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, यूपीएससी के सिलेबस के साथ में आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। के-शेप रिकवरी क्या होती है ये बात करूंगा। न्यूज में क्यों आ गई यहां पे, क्योंकि यहां पर ये बोला गया कि कोरोना वायरस की वजह से के-शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। और यहां पर एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICE 360 सर्विस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहां पर ये कंडक्ट कराया गया पीपल रिसर्च एंड द इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी, जिसको प्राइस बोला गया है। तो मुंबई बेस एक थिंक टैंक है जिसके द्वारा यहां पर ये बातें बताई गई है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि रघुराम राजन साहब के द्वारा भी अभी बोला गया कि हमारे देश में के-शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। के-शेप रिकवरी जो है वो बड़ी ही खतरनाक टाइप की रिकवरी होती है। खतरनाक क्यों बोला? खतरनाक ये बोला कि लोगों के बीच में डिवाइड करती है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि और ज्यादा अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। और ऐसे ही फंडा आप लोगों को यहाँ पर के-शेप रिकवरी में देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर कवर किया गया अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर में, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सोर्स भी इसलिए दिखाता हूं ताकि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आर्टिकल कहां से उठाया, तो अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां से आप लोग ये आर्टिकल आ रहे हैं। के-शेप रिकवरी के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो इसको बेसिक आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इंसान एक तरीके से सही डायरेक्शन में जा रहा है वो और ज्यादा अच्छा अमीर होता चला जाता है, और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं। एक नॉर्मल भाषा में, एक लेमैन लोकल भाषा में आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर प्रॉपर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये होता कैसे है, तो इसको आप लोग समझने के लिए ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई एक कंपनी थी, वो क्या करती थी, वो स्कूल में बच्चों की ड्रेस प्रोवाइड कराती थी। यानी कि बहुत सारे स्कूल थे और उनमें बच्चों को ड्रेस दिया करती थी, ठीक है, बच्चों के पास में ड्रेस जाती थी, फिर वो स्कूल में पहनकर जाते थे, उनको एंजॉय करते थे। तो वो क्या करते थे, उस एरिया में मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट है ए, और एक ए डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 5 स्कूल हैं, तो पांचों के पांचों स्कूल में अगर मान लीजिए 3000 ही बच्चे हैं, तो यहाँ पर इतनी सारी ड्रेस बनाकर रख ली, इतना सारा माल लाकर रख लिया, उनकी ड्रेसेस हो गई, स्कूल हो गए, मोजे सॉक्स वगैरह, यहाँ पर जो भी जूते वगैरह हैं, तो सारी चीजें प्रोवाइड करानी थी। तो इनका जो कारोबार हुआ करता था ये लगभग 3 से 4 करोड़ का हो जाया करता था। तो 3 से 4 करोड़ का कारोबार होना था। इनको पता है कि सीजन आने वाला है, ठीक है, अभी आगे जो है स्कूल खुलेंगे, और इन्होंने सारा माल जो है वो लाकर रख लिया, सारा माल लाकर रख लिया। पर हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने कंपनी से जहां से ये माल लेकर आया करते हैं, माल लाकर रख लिया, कुछ जो अपना खुद से इन्होंने बना लिया। पर हुआ क्या, यहाँ पर कोविड-19 आ गया और डेडलॉक लग गया पूरे देश के अंदर में, सारे स्कूल बंद, सारे स्कूल ठप हो गए यहाँ पर, और पूरे 1 साल स्कूल बंद रह गए। 1 साल तो 1 साल, फिर अगले साल फिर स्कूल बंद रह गए। तो सोचो जिस इंसान ने इस एरिया में कुछ धंधा किया होगा, 3-4 करोड़ रुपए कहीं से उठाए होंगे, उसकी तो सारी प्रॉपर्टी जायदाद बिक गई होगी, अपना माल जो उसने लाकर रखा होगा उसको बेसिकली रिटर्न करने में पैसा, क्योंकि जहां से लाया होगा उसको पैसा चाहिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कारोबार थे, ऐसे धंधे थे जो कि ठप हो गए। आप लोग सोचो, बहुत सारे लोग ऐसे जो बाहर काम करने के लिए आया करते थे सीजन के टाइम पर शहरों में, और सीजन के टाइम पर काम कर फिर गांव में चले जाया करते थे, अपना अच्छे से जिंदगी को एंजॉय करते थे, जिनको सीजनल वर्कर आप लोग बोलते थे। उनकी कहानी जो है वो बिल्कुल ठप हो गई। सड़कों पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आप लोग रेडे या ठेली पर बेचने वाली साग सब्जियां या फिर कुछ भी और सामान
जो कि एक खिलौने बच्चों के बेचा करते थे, वो सारी चीजें। तो वो क्या करते थे, उनकी रोजी रोटी हुआ करती थी सड़कों में घूमने के बाद में उनका व्यापार चलता था। अब भाई साहब कोविड-19 आ गया, सब घरों में पैक हो गए, तो उनकी कैसे चलेगी जिंदगी, आप लोग समझिए। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो ठीक ठाक धंधा करने वाले थे वो भी चौपट हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि आज के डेट में जो चौपट थे वो तो और ज्यादा चौपट हो गए। यानी कि यहां पर एक ऐसा कर्व बन गया जो कि लोग जो है वो इतने बर्बाद हो गए कि लग नहीं रहा है कि आने वाले 5-7 साल में यहां से रिकवर भी करने वाले हैं। इतनी बुरी कंडीशन यहां पर बन गई। तो यहां पर एक जो के का जो नीचे वाली टर्म है, ये यहां पर क्या हो गया, ये बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। ठीक है, यानी कि ये जल्दी से रिकवर नहीं करेंगे, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी पर लेकिन ये रिकवर नहीं करेंगे, इनकी खस्ता हालत हो चुकी है। दूसरे वो लोग हैं जिनकी जो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिली, खासकर जिनका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, जिन्होंने आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिनकी ऐप बेस्ड कोई सर्विस चल रही है, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन जो भी कुछ बेच रहा है आज के दिन में, चाहे वो कुछ भी क्यों हो। इवन एजुकेशन की फील्ड में भी अगर आप लोग बात करेंगे, जो सारी ऑफलाइन कोचिंग जो थी, सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन जो थे वो सब ऑनलाइन आकर बैठ गए। ठीक है, वो अलग बात है कि उन्होंने पैसा जो है वो कम नहीं किया, पर लेकिन ऑनलाइन आकर बैठ गए। तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में, अगर आप लोग उसको जाकर चेक करोगे तो आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड समझ में आ जाएगी यहां पर कि वो लोग जो है वो कितना बड़ा प्रॉफिट बनाकर ले गए। कई सारे तो यूनिकॉर्न बन गए यहां पर आकर। यूनिकॉर्न मतलब जिनकी कंपनी की जो वैल्यू है वो 1 बिलियन से भी ऊपर चली गई। तो ऐसे भी लोग आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये फंडा हुआ कैसे, ये फंडा इसीलिए हुआ यहां पर क्योंकि ये जो लोग थे ये अच्छे से चीजों को रिकवर कर पाए यहां से और अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल पाए, क्योंकि उन्होंने उसका मौके का फायदा उठाया। क्योंकि कहीं भी जाएंगे, अब घर से तो बाहर जाएंगे नहीं और सारा माल हमसे खरीदेंगे। एजुकेशन ऑनलाइन, डॉक्टर आ गए ऑनलाइन, यहाँ पर एक तरीके से जो नहीं सर्विस प्रोवाइड कराने वाले सारे ऑनलाइन आकर बैठ गए। तो लोगों को सर्विस तो मिलती रही, पर लेकिन उन्हीं लोगों को यहाँ पर बेसिकली फायदा हुआ जो ये सर्विस बेच रहे थे। ठीक है, बाकी तो खरीदने वाले के पास में पैसा या नहीं है वो बात की बात हो जाती है। तो दुनिया भर ने यहाँ पर दबाकर पैसा कमाया। ठीक है, पर लेकिन एडवर्टीजमेंट जो है वो एक तरीके से कम हो गए काफी ज्यादा। अगर नॉर्मल प्रोडक्ट जो भी है दुनिया भर के सामान बेचते थे, तो YouTube पर भी रेवेन्यू जो है वो उस टाइम पर काफी कम हुआ। जो YouTube जो अर्निंग दिया करता था उसने भी कब तक 25 से लेकर 35% तक जो अर्निंग है वो वहां पर कम की, और अब तक भी वो रिकवर नहीं हो रही है। अब तक भी वो अर्निंग जो है वो डाउन ही चल रही है YouTube की, अगर तब से आप लोग बात करते हो। क्यों? क्योंकि लोग जो एडवर्टीजमेंट देते हैं उन एडवर्टीजमेंट से जो है जो भी यहाँ पर YouTube पर जो चीजें प्रोवाइड कराते हैं उसको पैसा मिलता है। एडवर्टीजमेंट जो है वहां पर अगर वो एडवर्टीजमेंट उस लेवल के नहीं आएंगे, कई बार एडवर्टीजमेंट भी अलग अलग रहते हैं कि कोई अच्छे एडवर्टीजमेंट देता है अच्छे पैसे वाले, कोई एक कम पैसे वाले एडवर्टीजमेंट देता है, तो अलग अलग चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा रेवेन्यू कम हुआ। इसलिए कई सारे लोगों ने क्या किया, YouTube पर भी जो फ्री में पढ़ा रहे थे उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लॉन्च कर दिया, क्योंकि उससे उनकी घर गृहस्थी चलनी जो है वो बिल्कुल बंद हो गई। ऐसी चीजें आप लोगों ने देखी कई बार। तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर चीजें की, तो यहाँ पर इस तरीके से मुद्दा आप लोग यहाँ पर सामने निकल कर आया। ठीक है, तो सिचुएशन यहाँ पर क्या होगी, यानी कि ये हो गया कि लोगों की रोजी रोटी चलना बंद हो गई। तो ऐसा फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनकी कंपनी शानदार बढ़ गई, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जिंदगी के भी लाले पड़ गए। तो ये होता है इकोनॉमी में डिवाइड। तो जब डिवाइड हो गया, जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग के सेफ रिकवरी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वाली जो लार्ज कंपनी थी वो तो निकाल कर ले गई, पर छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेस थे, थोड़े ब्लू कॉलर वाली जॉब जो इधर उधर काम करते अपना, उनकी जिंदगी जो है वो यहाँ पर सदमे में आ गई। तो यहां से पता चला कि यार चीजें जो है वो बड़ी ही गलत डायरेक्शन में चल रही है। उसी की स्टडी यहाँ पर इनके द्वारा की गई है कि यहाँ पर जो रिकवरी है वो बड़ी खतरनाक हो गई है। तो ये रिपोर्ट और इसी के बारे में यहाँ पर ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ये आप लोग को याद रखना है। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के द्वारा इनके द्वारा बताया गया लगभग 2 लाख के करीब ऐसे हाउस होल्ड जो थे। ठीक है, यहाँ पर लगभग कवर किए गए 2 लाख के करीब हाउस होल्ड इन फर्स्ट राउंड, और सेकंड राउंड में लगभग 42,000, जिससे पता चला कि कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर रघुराम राजन साहब के द्वारा बोला कि जो गवर्नमेंट अभी बोल रही है ना कि रिकवरी काफी शानदार हो गई है, ग्रोथ काफी शानदार हो गई है, तो एक टाइम पर हमारी कंट्री में -24 आप लोगों को देखने को मिली थी, लगभग हमारी जो नेगेटिव में ग्रोथ पहुंच गई थी। यानी कि 2 कंजुगेटिव क्वार्टर में आप लोगों को नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। 2 कंजुगेटिव क्वार्टर मतलब 3 महीने भी नेगेटिव और फिर 3 महीने भी नेगेटिव, यानी कि 6 महीने नेगेटिव रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि टेक्निकल रिसेशन, ये टर्म याद रखिएगा, इकोनॉमी जो है वो टेक्निकल रिसेशन में पहुंच गई। यानी कि इतना बुरा रिसेशन हो गया कि 2 कंजुगेटिव रिसेशन, यहाँ पर 2 कंजुगेटिव जो एक तरीके से टाइम तक जो है वो नेगेटिव में रही। तो टेक्निकल रिसेशन में चीजें चली गई, तो मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा गड्ढे में चली गई। तो अब यहाँ पर पहले मान लीजिए इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे देखें, मान लीजिए इकोनॉमी यहाँ पर एक ग्राफ आप लोगों ने ऐसे बना लिया। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई
टेढ़ा है फरमेढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले आप लोगों की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर 5 पे चल रही थी, ठीक है। तो 5 पे चल रही थी तो आप लोगों की ग्रोथ 5 से 7, 7 से 9 पर पहुंची। फिर ऐसा हुआ कोरोना का टाइम आया, आप लोग सीधे जो है यहाँ पर ये -5 पर पहुंच गए, -6, -7, -23 पर पहुंच गए। तो -23 से जब मान लीजिए आप लोगों की ग्रोथ जो है वो मान लीजिए आप लोगों की 9%, आप लोगों की माइनस जो 13 पॉजिटिव ग्रोथ हो गई। तो अब यहाँ से 13 आप लोगों की लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि 13 हो गई, तो मान लीजिए अभी भी आप लोग -10 में चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। फिर आप लोगों की और यहाँ पर आके जुड़ गई आप लोगों की मान लीजिए 10 और जुड़ गई, तब जाकर आप लोग 0 पर आए, तब जाकर मतलब ग्रोथ आप लोग यहाँ पर 23 मानी जाएगी अगर यहाँ से आप लोग उठकर इस तरीके से चलोगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि पहले वाले पर भी अभी नहीं है, पर लेकिन ग्रोथ दिखा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो मतलब समझा करो उस ग्रोथ का मतलब क्या है, नीचे से उठकर आ रहे हैं उसको ग्रोथ बताया जा रहा है। अभी तो पहले वाले तो पैटर्न पे भी नहीं आने स्टार्ट हुए आप लोग, तो चिल्लाना और उस चीजों को देखना कोई मतलब नहीं बनता है। अभी यहां पर बात करें तो जैसे वर्ल्ड बैंक होता है वो यहां पर डिसाइड करता है कि पुअर है, लोअर मिडिल है, अपर मिडिल है या रिच, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी चीजें तैयार की जाती है। तो यहां पर ये बोला गया जो गरीब है 20% वो और ज्यादा गरीब हो गए, -52 उनकी जिंदगी जो है बर्बाद हो गई, ठीक है। लोअर मिडिल इनकम जो थे वो भी और ज्यादा गरीब हुए, यहां पर इससे थोड़ा कम हुए हालांकि, यानी कि जो बहुत ज्यादा गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए, जो थोड़े से कम गरीब थे वो थोड़े से कम गरीब हुए, थोड़े से और कम गरीब थे वो थोड़े से और कम गरीब हुए, और जो थोड़े से अमीर थे वो थोड़े से और ज्यादा अमीर हो गए, जो बहुत ज्यादा अमीर थे वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए। यहां से आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग इस डेटा को देखोगे तो आप लोगों को यहां पर यह समझ में आएगा कि 40% के करीब यहां पर उनकी जो इजाफा हुआ है, उनकी जो इनकम थी यहां पर अगर बात करें, अगर लाखों में कमा रहे हैं, जो पहले 5 लाख कमा रहा था, 5-5.5 लाख रुपए, वो 7.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो 40% का इंक्रीमेंट हो गया उनकी सैलरी में, जो कि रिचेस्ट पर्सन है। और जो यहां पर कितना हो गया, यहां पर -52 चला गया जो कि गरीब पर्सन है। पर लेकिन जब पूरी देश का एवरेज हम लोग निकालेंगे बैठकर यहां पर, तो भाई साहब वो ना पॉजिटिव निकल के आ गया। तो इसका मतलब देश में ग्रोथ चल रही है। पर लेकिन ये ग्रोथ देखो तो सही निकल कर कहां से आ रही है, आधे लोग तो जो है गड्ढे में पड़े हुए हैं और आधे लोग जो है वो आसमान छू रहे हैं। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आप लोग को अंडरस्टैंड करना है, और उस डिफरेंस को देखकर आप लोगों को समझना है कि ग्रोथ कहां से निकल कर आ रही है। तो जो ये चिल्लाया जाता है ना कि ग्रोथ इतनी शानदार हो गई, ग्रोथ इतनी शानदार होगी, उसको समझना पड़ेगा कि ये ग्रोथ कहां से शानदार होगी, ये तो बताओ पहले, तभी तो हम लोग समझेंगे ग्रोथ इतनी शानदार हो चुकी है। तो जब तक आप लोगों को ग्रोथ नहीं समझोगे तब तक आप लोगों को लगेगा यार जिंदगी बड़ी सही चल रही है, इकोनॉमी बड़ी शानदार चल रही है। तो ये सारी चीजें यहां पर समझने वाली है। तो गांव में कैसे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, शहरों में क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, इसका भी यहां पर ग्राफ तैयार किया गया। तो रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में और अर्बन यानी कि शहर वाले एरिया में 2016 और 2021 में आप लोगों को जो डिफरेंस देखने को मिलेगा उसको भी आप लोग समझ सकते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये रिचेस्ट और उसके बारे में बता रखी है। तो यहां पर जो इंपैक्ट पड़ा वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, किसके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ा वो आप लोग यहां पर समझ में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर चार्ट से भी वही बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अलग अलग इनकम स्लैब के जब आप लोग बातें करोगे तो यहां पर यही फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब हो गया है और अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो गया है। तो ये होती है के शेप रिकवरी, और सबसे खतरनाक होती है ये के शेप रिकवरी, क्योंकि ये सोसाइटी को और ज्यादा डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या क्या बातें यहां पर बोली जा रही है और क्या क्या चीजें। तो गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि हमारी ये जो ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, और यहां पर बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है, रघुराम राजन जैसे जो इकोनॉमिस्ट है वो भी यहां पर बोल रहे हैं कि हाँ भाई साहब बोल लो अपनी दिल को तसल्ली देने के लिए, पर रियलिटी में तो पता ही है कि चल क्या रहा है। तो वो चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ गया है, रिसेशन यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके से रिकवरी कई सारी होती है। कई वी शेप बोल देते हैं, वी शेप का मतलब एकदम नीचे पड़ा धड़ाम और फिर ऊपर उठ गया, ये अच्छा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू शेप बोल देते हैं कि नीचे गिर गया फिर नीचे रहा काफी लंबे समय से फिर ऊपर उठा, ये भी थोड़ी बुरी होती है, ठीक है। और यहां पर कई सारी ऐसी होती है कि यहां पर ऊपर से नीचे धड़ाम गिरा और फिर यहां पर ऐसे ही चल रहा है, ये एल शेप बोल देते हैं आप लोग, यहां पर हो ही नहीं रहे। डब्लू वाला ये हो गया भाई साहब नीचे ऊपर नीचे डोला रे डोला चल रहा है, डोला रे डोला वो वाली चीज चल रही है। तो ये भी काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये सारी चीजें जब के शेप के बारे में बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल चीजों को डिवाइड ही कर देती है यहां पर सोसाइटी में। तो इसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा तो दिक्कतें देखने को मिल रही। तो अभी बजट में क्या क्या यहां पर इन चीजों का इंतजाम करेंगे तो वो वाली चीजें अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी ये था पूरा आर्टिकल जिसके बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ पर ये आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल जो है ये इन्वायरमेंट और डिजास्टर डिग्रेडेशन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेगा, इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगा, पोल्यूशन के बारे में बात करेगा, और मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो जीएस 3 के बारे में बात करेगा। बेसिकली जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हुआ क्या, पेरू का नाम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था पहले भी। यहां पर पेरू के अंदर क्या किया गया, अभी 90 डेज की इन्वायरमेंटल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, यानी कि पर्यावरण आपातकाल यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी वजह से दिक्कतें क्यों देखने को मिली और क्यों डिक्लेयर किया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर कवर किया गया जो कि आप लोग समझ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। तो समझ लेते हैं यहां पर क्या क्या बातें देखने को मिली।
ऑयल स्पिल का नाम आप लोगों ने सुना है? ऑयल स्पिल का मतलब होता है कि तेल जो है उसके टैंकर का फट जाना और यहां पर समुद्र में पानी के ऊपर फैल जाना, तो ये नॉर्मली ऑयल स्पिल बोलते हैं इसको साधारण भाषा में। तो ये ऑयल स्पिल हुआ कैसे, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, कुछ दिनों पहले से अगर आप लोग लेक्चर सुने तो मैंने बोला था कि वोल्केनो फटा काफी बड़ा टोंगो के अंदर, ठीक है, टोंगा के अंदर। और ये इतना बड़ा वोल्केनो फटा, कई बार तो ये बोले थे लोग कि परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर तक लोगों ने यहाँ पर वेव फील करी, ऐसी चीज देखने को मिली और यहाँ पर काफी खतरनाक सिचुएशन हो गई। ये भी बोला गया कि सुनामी जैसी कंडीशन यहाँ पर बन रही है कई सारे एरिया में, इतना बड़ा ये वोल्केनो वहां पर इरेप्ट हुआ। और ये जो वोल्केनो इरेप्ट हुआ इससे एक फ्रीक वेव निकल कर आई, और ये जो फ्रीक वेव थी यहाँ पर, ये ऐसी वेव थी जिसने चीजों को एक तरीके से पलट कर रख दिया। मतलब क्या था, ये होते हैं फ्रीक वेव, यानी कि एक जो नॉर्मल वेव आती है समुद्र के अंदर में जो उठकर चलती है उससे भी डबल वेव, यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं समुद्र के अंदर से पानी का एक ही वेव आ गई छोटी सी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोचो एक ऐसी वेव आ गई पानी के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर कोई जहाज था पहले, तो यहाँ तो आराम से निकल जाएगा। कोई जहाज यहाँ पर है तो क्या होगा, वो जहाज पलट जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, जब एक नॉर्मल वेव से डबल लेंथ की कोई वेव आ गई तो उसने उस जहाज को यहाँ पर पलट दिया, और जैसे ही वो जहाज पलटा, सोचो इस जहाज के अंदर ऑयल के टैंकर भरे पड़े हैं, ठीक है। अब वो ऑयल के टैंकर जो है उनके ढक्कन खुले और सारा ऑयल जो है वो पानी में यहाँ पर फैल गया। जैसे ही वो पानी में फैल गया तो फिर कंडीशन क्या देखने को मिली, तो ये कुछ ऐसा माहौल आप लोगों को नजर आएगा। सारे जीव जंतु जो है वो यहाँ पर बेसिकली उसकी चपेट में आ जाएंगे। कोई वहां पर मान लीजिए पक्षी है, बत्तखें वहां पर घूम रही है, मछली वहां पर घूम रहे हैं, कछुए वहां पर घूम रहे हैं, या फिर कोई भी जलीय प्राणी है यहाँ पर, उसकी खस्ता हालत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो पूरा इतना चिपक जाएगा उस तेल में, वो इतना गाढ़ा तेल होता है जिसको आप लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। इसी कच्चे तेल में से हम लोग पेट्रोल निकलते हैं, डीजल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं और भी कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उसी से अलग किए जाते हैं। वो एक गाढ़ा काला एक बहुत ही एक तारकोल जैसा तेल होता है जिसको बेसिकली लेकर आते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, काफी ज्यादा खतरनाक चीजें यहाँ पर क्रिएट हो गई और दुनिया भर के जीव जंतु जो है वो उनकी जान यहाँ पर चली गई। तो इसी के चलते बोला गया जब इतनी सारी सिचुएशन यहाँ पर खराब हुई है तो अब क्या किया जाए। तो ये फ्रीक वेव आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो नॉर्मल वेव होती है उसकी डबल ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें होगी। तो जब यहाँ पर जहाज पलट गया और उसमें से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आ गई, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं सारी सिचुएशन जो है वो खराब हो गई। और ये सारी कंडीशन हुई कहां पर, ये सारी कंडीशन हुई पेरू के अंदर में। साउथ अमेरिका के अंदर जब आप लोग जाओगे तो पेरू आप लोगों को यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगा, जो कि इधर साइड में ब्राजील के साथ में, ऊपर इक्वाडोर और यहाँ पर कोलंबिया और नीचे यहाँ पर बोलिविया और यहाँ पर चिली के साथ में बॉर्डर टच करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। लीमा इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर यहाँ पर देखने को मिला, जिसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। पशु पक्षी जो है जो भी यहाँ पर इसके अंदर थे वो उनकी सबकी जान चली गई और यहाँ पर इसके चलते जो है एक तरीके से इन्वायरमेंट को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है जब कुछ भी ऐसा कोई मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऐसी सिचुएशन अगर बन जाए तो समझ के सोचो एक मिनट के लिए कि जीव जंतु जो कि काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इवन पृथ्वी के ऊपर रहने वाले भी जीव जंतु जो पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी खस्ता हालत यहाँ पर हो जाती है और वही खस्ता हालत यहाँ पर देखने को मिली। तो काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर निकल कर आई। तो इंपैक्ट क्या क्या पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर थ्रेट हो जाता है एक तो इंडिजिनस लोगों को जो वहां पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसी एरिया में जाकर मछली पकड़ते हैं, उनकी खानी तो खत्म हो जाएगी कोस्टल एरिया में जो रहते हैं अगर कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। हार्मफुल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए, पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनकी कंडीशन आप लोग कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, मर जाएंगे 2-4 दिन के अंदर ही, जिंदा नहीं रहने वाले। इसी के साथ में यहाँ पर हाइपोथर्मिया, ये काफी खतरनाक चीज हो जाती है जब यहाँ पर ऑयल कोटेड बर्ड या फिर मैरीन मैमल जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाइपोथर्मिया उनकी बॉडी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के भी नीचे यहाँ पर चला जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर पानी है, पानी में सूरज की रोशनी पड़ती है, रोशनी पड़ने के बाद में आप लोगों को देखने को मिलता है उनको एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पर रोशनी अंदर तक जाती है यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन जब ऊपर पूरा तेल फैला रहेगा तो वो रोशनी जो है वो अंदर तक नॉर्मली पहुंच भी नहीं पाएगी। और इसी के तरीके से यहाँ पर नॉर्मली एक पक्षी है, उसकी बॉडी जो है पूरा तेल पर पटक गई है, वो उड़ नहीं पा रहा है, तो बॉडी वैसे भी यहाँ पर गर्म नहीं हो पाएगी उसकी। बहुत सारे ऐसे इश्यू देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो जाएगा और ठंडे पानी में उसकी जान चली जाएगी, खासकर अगर सर्दियों में बात करें। टॉक्सिक इफेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि वो जो तेल होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली रहती है, कहीं उल्टी मतलब एक तरीके से शीशे वगैरह हुआ है, एक तरीके से उसको क्लियर किया जाता है, वो एक आप लोग समझ सकते हैं जो उसको निकाला जाता है। तो जहां पर भी वो जाएगा वहां पर उसमें वो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगा और काफी ज्यादा एनिमल जो बर्ड्स हैं वहां पर जिनके रहने वाले की जगह उनको नुकसान पहुंचाएगा। मैंग्रोव जिनको दलदली फॉरेस्ट बोलते हैं, यहाँ पर खासकर अगर बात करें सोल्ट वाटर जो यहाँ पर एरिया होता है, खासकर मैंग्रोव जो होते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा सफर करते हैं, जो कि कई बार काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर जीव जंतु काफी सारे इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कई बार ये मानते हैं कि बाढ़ आती है, सुनामी आती है कोस्टल एरिया में, उसमें काफी हेल्प करते हैं उनको रोकने में भी, तो ये भी बर्बाद होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर टोंगा जो आइलैंड है उसमें यहाँ पर वोल्केनो फटा,
पैसिफिक ओशन के अंदर, तो उसके चलते यहाँ पर पेरू की खस्ता हालत हो गई, ठीक है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग फटा हुआ कैसा ये वोल्केनो फटा होगा, उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर फटा और कहां तक ये इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। कि कहीं यहां पर इधर कहीं फटा ये जाकर और पेरू को यहां पर लपेट में ले लिया, यानी कि यहां पर जब इसको गोल कर आप लोग देखोगे तो तब आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालता हुआ यहां पर नजर आया। तो उसी के चलते क्लाइमेटिक जो है इमरजेंसी यहां पर क्रिएट कर दी गई, जिसकी वजह से यहां पर ये इशू देखने को मिले। क्या इसके लिए कोई इंटरनेशनल लेवल पर रूल और रेगुलेशन नहीं है इसको रोकने के लिए? यहां पर देखिए रूल और रेगुलेशन तो है, पैसे तो इकोनॉमी पे काफी इंपैक्ट पड़ा। टूरिज्म जो हो रहा था वहां पर, मान लीजिए कोई घूमने आता है वहां पर, एंजॉय करने आता है उस एरिया में, उनकी कहानी खत्म हो गई। पावर प्लांट वहां पर चल रहे जो पानी को यूज किया करते थे वो कहानी खराब होगी। बाकी अब सोल्यूशन क्या निकलेगा? बायो रेमेडिएशन निकलेगा, जो कि बैक्टीरिया को यूज करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, ओशन में छोड़ दिए जाते हैं, वो यहाँ पर इनको ऑयल स्पिल को तोड़ देते हैं और इनको छोटे छोटे पार्ट्स में करके और फिर यहाँ पर इनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया यहाँ पर यूज किया जाता है यहाँ पर, जो कि इसको कंटेमिनेशन को खत्म करता है, ठीक है। तो ये वो आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बायो रेमेडिएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो बैक्टीरिया यहाँ पर यूज करते हैं कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये नॉर्मली क्या करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं इनको और फिर यहाँ पर कॉन्टेमिनेटेड जो एरिया को यहाँ पर ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर इसके, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मैंने कई सारे तरीके आप लोग यहाँ पर, ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार क्या करते हैं यहाँ पर इसको जला भी देते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया में आग लगा दी और वो जलने के बाद यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्कीमिंग की जाती है। स्कीमिंग क्या होता है बेसिकली कि एक तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसा सिस्टम डाला जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो रुई वगैरह आप लोग लेते हैं, पानी डल जाए कहीं पर तो रुई डालते हैं, वहां से पानी को सोख लेते हैं और फिर उसको निचोड़ देते हैं। पोछा वगैरह आप लोगों ने लगाया होगा घर में, ठीक है। तो पोछा वगैरह क्या होता है, उसको भिगोकर क्या करते हैं, कहीं पानी गिर गया, चाय खिन गई, किसी से दूध खिन गया, ठीक है, मट्ठा गिर गई, पानी गिर गया, तो आप लोग क्या करते हैं, पोछा लेकर आओ, पोछा उसके ऊपर डाल दो और फिर उसको वहां से सोख के कहीं और जाकर उसको बेसिकली निचोड़ दो एक तरीके से, ठीक है। तो वाला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्किमिंग का बेसिकली काम यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ से इसको इसके अंदर से खींचा जाता है, बर्निंग कर दिया, यहाँ पर डिस्पर्सन कर दिया एक तरीके से, यहाँ पर ये भी एक तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग रीजन होते हैं जिससे हम लोग यहाँ पर इसको, अगर कुछ ऐसा ऑयल कंडीशन हो जाती है तो जिसमें से इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कई सारी कंडीशन देख लें, कोई केमिकल ऊपर से छिड़क दिया कहीं, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, जहां से नहीं कोई केमिकल आप लोगों से ऊपर से छिड़का जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से रिमूव कर देगा ऑयल फ्रॉम द वाटर, ठीक है, और उसको एक तरीके से ब्रेक भी कर देगा स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कई सारे ऐसे तरीके हैं, पर लेकिन ये काफी ज्यादा कॉस्टली भी पड़ जाते हैं और ये कंप्लीटली चीजों को सही भी नहीं कर पाते हैं। बोलने के लिए कर दिया, पर लेकिन कहां तक आप लोग चीजों को सही करोगे, तो आसान नहीं है यहाँ पर ये कि आप लोग बोलोगे हाँ सही हो जाएंगे, पर लेकिन इसमें काम तो करना ही है। फिर वही है कि चीजें चलो कुछ ना कुछ तो करके देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा तो कुछ तो नहीं, जतन करना ही पड़ता है, बस वही एक तरीका जतन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन वही है कि सीधे सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्या कोई इसके लिए कानून नहीं है? अगर बात करें रिसेंटली, अगर कोई ऐसा प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल पर तो कोई नॉर्मल कानून देखने को नहीं मिलेगा, पर लेकिन फिर भी नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर जो यहाँ पर कंटिजेंसी जो प्लान है 1996 का हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 1996 में डॉक्यूमेंट इशू किया गया था और 2006 में यहाँ पर इसको अपडेट भी किया गया। यानी कि हमारे देश में कहाँ एक देखने को मिलेगा कानून, तो नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर, यानी कि ऑयल अगर फुटता है तो कंटिजेंसी होता है अकस्मात, यानी कि इमीडिएटली वहां पर उसके लिए कोई प्लान बनाना और एक्शन लेकर चलना, उसके लिए चीजें तैयार रखना। इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लिबर्टीज फॉर द बंकर ऑयल जो पोल्यूशन डैमेज के बारे में बात करें 2001 का है, पर्टिकुलर इसको यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। तो इंडिया ने इसको रेक्टिफाई भी यहाँ पर रखा है, जो कि इसके बारे में कुछ स्टेप उठाने की बात करते हैं और एडमिनिस्टर किया जाता है इंटरनेशनल जो मैरीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल में आप लोगों को बता दिया ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों के सामने ना आए। इस तरीके से पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिटेल में कवर कर दिया, ठीक है। अब कोई भी कंफ्यूजन अगर आप लोगों को हो तो बताइएगा, फिर भाई साहब कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, कहीं जा तो नहीं है, यहीं पर ही है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो जब तक हो तब तक एंजॉय करते रहो, ओके। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात करें इंडियन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में, जिसको आप लोग आईईएस बोलते हो। नॉर्मली आज के डेट में अगर आप लोगों से बोला जाए तो आप लोगों को यहाँ पर हमारी कंट्री में यूपीएससी के द्वारा जो ऑलरेडी यहाँ पर कई सारी सर्विसेज हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं तीन ऐसी सर्विसेज में कैडर एलोकेशन आप लोगों का किया जाता है, जैसे आईएएस होता है उसमें कैडर मिलता है कि कौन सा स्टेट आप लोगों को मिला है, आईपीएस में कैडर एलोकेशन होता है, इसी के साथ में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी कैडर एलोकेशन होता है, यानी कौन से राज्य में आप लोग जाएंगे। तो ये तीन ऐसी सर्विस हैं जिनमें आप लोगों को कैडर एलोकेशन यहाँ पर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर इंजीनियरिंग सर्विस लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर इंजीनियरिंग नहीं है, यहाँ पर ये इन्वायरमेंट सर्विस है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, अलग से यूपीएससी के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया जाता है। आईईएस यानी कि इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विस लाने की बात की जा रही है। जैसे मैंने आईटीएस के बारे में बात किया था ना आप लोगों से, इंडियन टीचिंग सर्विसेज, जैसे उसके लिए भी कोई सर्विस होनी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर बात की जा रही है इसके बारे में।
तो हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, पहले भी इसके बारे में बातें की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया था सेंटर से कि कोई ऐसा डेडिकेटेड इन्वायरमेंटल सर्विस यहां पर होनी चाहिए, और इसके लिए यहां पर एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी यहां पर, जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी टीएस सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में 2014 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी इस मुद्दे को देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं चल रहा है, इसके ऊपर पहले भी काम किया जा चुका है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी। तो ऐसा है कि इसके ऊपर काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को कैसे लेकर चलना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी स्पेशलाइज पोस्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है जब इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कवर भी किया गया और सब जगह मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस लगा दी है, ठीक है। तो सॉरी यार इसके लिए, ठीक है। तो बात जो करते हैं यहाँ पर, इनका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये था कि यहाँ पर आज के डेट में लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। यानी कि कोई आईएएस बनता है तो क्या करता है, भाई साहब थोड़ा सा इन्वायरमेंट पढ़ लिया, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली, थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी, थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ी, थोड़ी सी इकोनॉमी पढ़ ली, किसी भी फील्ड में वो स्पेशलाइज पर्सन नहीं है। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सब्जेक्ट उसने ले रखा है, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन वहां पर देखने को मिल जाता है, पर रियलिटी में क्या ये ऑप्शन सब्जेक्ट जो है वो काफी है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मुद्दे का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो वहां पर एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि सारा का सारा पेपर उसी के बेस पर रहे यहाँ पर। तो ऐसी स्पेशलाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर इंसान को पीएचडी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, ताकि अगर प्रॉब्लम कोई आए, एक नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम आज के में देखने को मिलती है हर लेवल पर, तो उसका सोल्यूशन क्या निकालना है। एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अगर बनाना है कल को इन्वायरमेंट की पॉलिसी को लेकर, तो यहाँ पर आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके वेरियस मिनिस्ट्री के साथ में, कल को अगर उसका सोल्यूशन निकालना है। तो इस तरीके से आप लोग बोलोगे कि सर ऐसी तो है ऑलरेडी भाई यहाँ पर सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो है, आप इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, उसमें भी नॉर्मली अगर बात की जाए, कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन आप लोगों को अगर बहुत की जाए, तो यहाँ पर एक तरीके से कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इसी के ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये भी तो एक सर्विस है जिसको हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। पर लेकिन कई बार देखिए दो मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलते हैं हमारे देश में। आप लोगों को नॉर्मली देखा होगा, ऑलरेडी हमारी कंट्री में अगर बात करें सीबीआई है तो सीबीसी बना दिया, ऊपर से उसके ऊपर लाकर लोकपाल रख दिया, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, कास्केडिंग कर देते हैं कई बार। जो ऑलरेडी अवेलेबल सर्विस है, अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को ही हम लोग ढंग से यूटिलाइज करने लगे और इसी के अंदर कुछ ऐसा फंडा हम लोग करें, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो ये भी है, फॉरेस्ट से रिलेटेड तो ये भी है, तो स्पेशलाइजेशन अगर इसी के अंदर हम लोग डाल दे तो कैसा रहेगा। तो ये भी कई बार यहाँ पर मुद्दे चलते हैं, क्यों हम लोग को उसको नहीं एक तरीके से कास्केडिंग करनी है, उसके ऊपर फिर से आप लोगों को ले जाकर एक और चीज रख देनी है, तो वो चीज जो है वो सही नहीं है। तो इसके ऊपर भी कई सारी बात की जाती है, तो यहाँ पर उसको भी लेकर उसको भी समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग अपने हिसाब से चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो ये भी कई सारे मुद्दे आप लोग को देखने को मिल जाते हैं कि हाँ इसको हम लोग इस तरीके से लेकर चल सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी वही है कि हाँ एक तरीके से घर की मुर्गी दाल बराबर जो चीजें हैं उसको तो एंजॉय करते नहीं है, और फिर बोलते हैं कि एक नई बना लेते हैं, कुछ नया आकर कुछ जादू होगा, जादू टोना करेगा, तो उसके चलते फिर चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बोला गया कि ओवरलैप हो जाएगा चीजें, तो चलिए जो भी है, पर लेकिन प्रॉपर एक सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। आज की डेट में एसोसिएटेड चैलेंज कई सारे देखने को मिल जाते हैं, अगर ये फंडा पूरा निकल कर आएगा तो फिर आज की डेट में स्टेट के अंदर भी ये सर्विस होती है, ठीक है। तो स्टेट के अंदर उसको कैसे टैकल करना है, तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज कैटेगरी में आ गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जैसे हो गया, ठीक है। तो वहां पर इसको देखने को मिलेगा, तो कैसे फेडरल स्ट्रक्चर को आप लोगों को लेकर चलना है, स्टेट को कैसे टैकल करना है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, तो उनको भी टैकल करना पड़ेगा, ये आसान मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो ये बातें समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा, ये कॉन्जुगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्जुगल जो राइट है, नॉर्मली अगर आप लोग इनको बारे में बातें करेंगे तो शादी विवाह के बाद में जो भी मुद्दे होते हैं उनको इस कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। यानी कि एक इंसान की शादी हो गई है, अब शादी विवाह के बाद में जो भी यहाँ पर मुद्दे हैं कि साथ में रहना है, डाइवोर्स लेना है, ये सारी जो भी कैटेगरी की चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, ये सारी आप लोग यहाँ पर कॉन्जुगल राइट की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाती है। तो उससे रिलेटेड कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो ये जो आप लोग का जीएस पेपर 2 है, वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज या फिर इंटरवेंशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी कंट्री में नॉर्मली अगर दो कानून के बारे में आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को इससे शादी करनी है, ठीक है। एक तो हिंदू सक्सेशन जो पर्सनल लॉ है, जिसके बारे में यहाँ पर ये अभी इसकी पिटीशन गई है, जो कि 1955 के, अगर शादी करनी है आप लोगों को, तो एक तो हिंदू सक्सेशन हो गया, दूसरा यहाँ पर अगर इंटर रिलीजन आप लोगों को जाकर शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है, एक साल बाद हिंदू सक्सेशन आ गया। तो इसका सेक्शन 9 और सेक्शन जो 22 है यहाँ पर, इनके ऊपर यहाँ पर भी काम चल रहा है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये इंपावर करते हैं यहाँ पर बेसिकली हस्बैंड या फिर वाइफ को या फिर स्पाउस आप लोग बोल सकते हो, दोनों को, ठीक है, कि वो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं अदर पार्टनर के खिलाफ एक तरीके से शादी से उनको बाहर निकलना है। यानी किसी को अगर डाइवोर्स लेना है, अगर कोई यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर हो रखा है उसको डाइवोर्स लेना है, या फिर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर हो रखा है उसको डाइवोर्स लेना है, तो आप लोगों को डाइवोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन आप लोगों को रीजनेबल कोज दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब आप लोग किस रीजन की वजह से यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं। यानी कि अगर रीजन आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर डाइवोर्स आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो हिंदू के अंदर ये आर्टिकल कवर किया गया। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर, मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है और दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे के साथ में झगड़ रहे हैं, ठीक है।
पर लेकिन फिर भी झगड़ने से यहाँ पर ये नहीं कि झगड़ रहे हैं तो ये रीजन हो गया कि हमारा झगड़ा होता रहता है। यार झगड़ा तो ऐसा, आज झगड़ा हो रहा है, कल को शांति बैठकर आप लोग एक दूसरे के साथ में आराम से बैठ के बातें भी करोगे, ठीक है, कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, क्या करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन रियलिटी में अगर जब तक कोई रियल कोज निकल कर नहीं आता है, अगर यहाँ पर बेसिकली वाइफ बोले मुझे डाइवोर्स लेना है और वो कोर्ट में चलेगी, कोर्ट में जाने के बाद में वो बोलेगी मुझे डाइवोर्स लेना है, और यहाँ पर डाइवोर्स लेने के नाम पर उसने कोई मुद्दा नहीं बताया कि इसलिए तुमको डाइवोर्स लेना है, कि यहाँ पर ये बेसिकली इशू है, ठीक है, तो रीजन अगर उसने कोई प्रॉपर रीजन यहाँ पर दे दिया कि यहाँ पर ये डाइवोर्स का मुद्दा ही है, तो यहाँ पर मुद्दे को आगे लेकर चला जाएगा। पर लेकिन वो रीजन नहीं दे पाई अगर प्रॉपर, और वहां पर फिर भी इससे अलग रह रही है, तो हस्बैंड बोलेगा कि मेरा अधिकार है कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ में रहनी चाहिए, ठीक है, पूरा घर गृहस्थी को हमको साथ में लेकर चलना है। तो यहां पर कोर्ट जो है वो फोर्स कर सकता है वुमेन को कि हाँ आप लोगों को इसके साथ में रहना पड़ेगा, जब तक कोई भी आप लोगों के पास में कोई रियल रीजन नहीं है यहाँ पर डाइवोर्स लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगल राइट की कैटेगरी में आ गया कि हस्बैंड का जो अधिकार है वो यहाँ पर फॉलो यहाँ पर किया जाएगा कि यहाँ पर वाइफ को जो है वो हस्बैंड के पास में आना ही आना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ उनके बीच में बिल्कुल झगड़े हो रहे हैं बुरी तरह, और फिर एक दूसरे के साथ में यहाँ पर जब फिजिकल रिलेशन बनाने की बात आती है, तो यहाँ पर इस वुमेन को जरा सा एक मिनट भी इसके साथ नहीं रहना है, और इसको कॉन्जुगल राइट के तहत यहाँ पर कोर्ट फोर्स कर रहा है कि इसको इसके साथ में रहना है, तो फिर यहाँ पर क्या मुद्दा निकल कर आएगा? तो ये एक तरीके से फिर मुद्दा निकल कर आ रहा था, यार ये तो एक मैरिटल रेप की कैटेगरी में आ गया मुद्दा, ठीक है, कि यानी कि आज की डेट में किसी को फोर्स किया जा रहा है। यहाँ पर मेल के तो अधिकार की आप लोग बात कर रहे हैं, पर लेकिन फीमेल के अधिकार की बात कौन करेगा, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल भी हो सकते हैं। तो इसको कैसे आप लोगों को लेकर चले हैं, तो इसी के ऊपर यहाँ पर ये जैसे केशवानंद भारती केस नहीं है, उसी के साथ में केस पुत्तास्वामी केस है, जिन्होंने एक नया इतिहास रच दिया, ऐसे यहाँ पर एक नया इतिहास रच सकता है आने वाले टाइम पर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ओजस्वा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आप लोगों को आगे पढ़ने को मिल सकता है। अगर इस पे एक डिसीजन यहाँ पर निकल कर आए तो ये काफी कुछ चेंज करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जिसके ऊपर अभी यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगल जो राइट है यहाँ पर वो जैसे ही शादी हो जाती है तो वो क्रिएट हो जाते हैं हस्बैंड और वाइफ के लिए यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है इन राइट्स को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज होती है तो फिर यहाँ पर इनको देखना पड़ता है, कल को अलग हो रहे हैं तो कैसे रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर डाइवोर्स दे दे तो कैसे रखना है, डील कैसे करना है इश्यूज के साथ में, तो ये बहुत सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी के ऊपर यहाँ पर कोर्ट जो है वो अभी यहाँ पर इसको देखेगा मुद्दे को कि किस तरीके से यहाँ पर लेकर इसको चलना है। कई सारे चैलेंज देखे नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग तरीके हमारी कंट्री में एक्ट है, कैसे लेकर चलना है, पर लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर ये बनता है कि राइट टू प्राइवेसी वाला इशू भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रीजन कई सारे हैं, अलग अलग ग्राउंड पे देखने को मिलेगा कि बायस अगेंस्ट वुमेन है यहाँ पर ये कि हस्बैंड को अगर चाहिए तो उसकी वाइफ, तो हस्बैंड के पास में वाइफ आएगी, ठीक है, तो जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, कि इफेक्ट करता है वुमेन को। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2019 का, ठीक है, वो एक एम्फेसिस देता है कि राइट टू प्राइवेसी और बॉडीली जो ऑटोनॉमी है वुमेन की वो भी यहाँ पर ताक पर लग जाती है, यानी कि फ्रीडम ऑफ जो यहाँ पर उसको जो सेक्सुअल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, उसकी चॉइस ही नहीं, यहाँ पर उसको हस्बैंड के साथ में रहना ही रहना पड़ेगा जाकर, और फिर हस्बैंड जो है वो जबरदस्ती करेगा तो फिर वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन पीनल कोड यहाँ पर इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 375 है वो यहाँ पर अधिकार देता है कि एक तरीके से अगर 15 साल से नीचे की नहीं है महिला लड़की तो फिर हस्बैंड जो है उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती, रेप बोल नहीं सकती वहां पर। तो ऐसे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक बच्चा बोल रहा है, मैंने एक दिन पहले पढ़ाया सर इतने सारे झंझट हैं सर, शादी करनी है क्यों? यार देखो ये तो पर्सनल चॉइस है, ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा शादी एक ऐसी चीज है, शादी का लड्डू खाए तो बचता है, ना खाए तो बचता है, तो ये बिल्कुल एक अलग इशू बन जाता है यहाँ पर फिर भी जो मुद्दा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए पूरा कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आप लोग ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर खेती बाड़ी की जाती है तो कई बार इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इवन आंसर राइटिंग में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग आज के डेट में एग्रीकल्चर में क्या ड्रोन के यूज के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर क्या क्या तकनीकी हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में। तो ड्रोन जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, तो उसके बारे में काफी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये आर्टिकल जो है ऑलरेडी हमारी कंट्री में पीआईबी जो कि गवर्नमेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है उसके द्वारा भी कवर किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स है तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। और रीजन ये भी है कि किसानों की इनकम 2022 तक डबल करने की बात की जा रही है, तो उस और भी यहाँ पर एक बढ़ता हुआ कदम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में आज के में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वह श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो इनका भी नाम आप लोग बेसिकली आइडिया रखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि और जो किसान का बेसिकली यहाँ पर ये मंत्रालय है, तो उसके द्वारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बात की गई। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा तरीका कि जिसके हिसाब से कुछ इंप्लीमेंट करना है वो भी स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आनंद फानन में कुछ भी किया जा रहा है। तो बात की जा रही है कि ड्रोन को कैसे यूज करना है।
तो ड्रोन का एग्रीकल्चर में कैसे यहां पर बेसिकली यूटिलाइजेशन करना है, ये है मुद्दा। अब ड्रोन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा, ये ड्रोन है, आप लोगों को दिख रहा है यहां पर। अगर मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों से ड्रोन के बारे में बात कर लूं और फिर इसको आगे लेकर चलूं तो आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक टॉपिक आप लोग का ड्रोन भी है यहां पर, बेसिकली साइंस एंड टेक के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो होती है तो उसके अंदर आप लोग को ये टॉपिक मिल जाएंगे, ड्रोन हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाती है। ड्रोन हम लोग लेमैन भाषा में बोलते हैं, लेमैन मतलब लोकल लैंग्वेज में जैसे बोल देते हैं ना, बजट बोल देते हैं, तो उसे ड्रोन बोल देते हैं। घर पे चुन्नू मुन्नू, और देखो वहां पर अगर स्कूल में जाओगे तो सेंसर पाल, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो यहां पर लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रोन, वैसे बोलते हैं अनमैन्ड एयर व्हीकल, यानी कि यूए, ठीक है। तो यहां पर अनमैन्ड एयर व्हीकल या अनमैन्ड व्हीकल या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, ये इसके नाम पुकारे जाते हैं। तीन सबसेट इसके आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होता है, जो कि हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, और यही मेनली हमारा बेसिकली डिस्कशन का पॉइंट रहने वाला है। ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट होता है और मॉडल एयरक्राफ्ट होता है। तो जो यहाँ पर रिमोटली पायलटेड होता है, तो ये रिमोट से आप लोग इसको उड़ा पाते हैं। तो ये रिमोटली पायलटेड जो होता है, यहाँ पर इसको रिमोट से उड़ाया जाता है। एक पर्टिकुलर रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके तहत यहाँ पर इसको उड़ाया जाता है और डिजाइन किया जाता है। ये 5 कैटेगरी में आप लोगों को नजर आएंगे। 5 कैटेगरी में इसको वेट के बेस पर, यानी कि इसके भार के बेस पर डिसाइड किया गया। जैसे नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया और लार्ज हो गया। नैनो का मतलब होता है 250 ग्राम से नीचे, बहुत ही छोटा सा छुटुक सा, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक का थोड़ा सा बड़ा। स्मॉल का मतलब होता है कि 2 किलोग्राम से लेके 5 किलोग्राम का थोड़ा सा और बड़ा। मीडियम का मतलब होता है कि 25 किलोग्राम से लेके यहाँ पर 150 किलोग्राम तक, ठीक है, 2 से 25 और 25 से 150। लार्ज का मतलब होता है 150 किलोग्राम से भी ऊपर, यानी कि एक अलग अलग कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर ये ड्रोन नजर आएंगे, अलग अलग साइज के। अभी हम लोग यहाँ पर जो बात करें तो इन्हीं ड्रोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के ड्रोन जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। तो वो कैसे, क्यों और किस लिए, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर आर्टिकल को समझिए। हमारे देश में ड्रोन का अगर यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशन आएगा। एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आएगा तो हमारे देश में हम लोग फूड सिक्योरिटी को बेसिकली सही लेवल पर लेकर चल पाएंगे। मतलब लोगों को जो खाना है वो सही डायरेक्शन में, सही तरीके से मिलता हुआ आप लोग को नजर आएगा। पहली बार हमारे देश में जब यहां पर लोकटस अटैक हुआ, यानी कि टिड्डी का अटैक जब देश के अंदर देखने को मिला, उन्हीं पूरे देश में टिड्डी का अटैक हो गया पूरे देश में। तो उस टाइम पर भी यहां पर हर लेवल पर आप लोगों को टिड्डियां नजर आई। तो वो टिड्डियां कहां से निकल कर आई थी? वो टिड्डियां यहां पर इतने लार्ज स्केल पर देखने को मिली और माना यह जा रहा था कि इथोपिया वाले रीजन से होते हुए यहां पर ये होते हुए बेसिकली अरेबियन रीजन से, ईरान से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में गुजरात के अंदर इसके द्वारा एंट्री की गई थी। तो वहां पर इस टाइम ये माना गया था उस टाइम पर कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ये खेती को नुकसान पहुंचाएगी और इसने खेती को सपाचट भी कर दिया था काफी एरिया में। तो हमारी कंट्री में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इसके द्वारा एक तरीके से गाइडलाइन भी इशू की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि यहाँ पर यार ये काफी ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाएगी, तो इसको कैसे टैकल करके चलना है। तो उस टाइम पर भी ड्रोन का काफी ज्यादा यूज किया गया इनको मारने के लिए, स्प्रे करने के लिए। तो इसके चलते भी यहाँ पर हमारे देश में भी इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, आई ड्रोन का नाम दिया था। ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन करते रहो यार, तभी चीजें याद रख पाओगे, वरना फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे लोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है यहाँ पर एक तरीके से यूज किया जाएगा कि कैसे पेस्टिसाइड एप्लीकेशन यूज करें, ठीक है। पेस्टिसाइड यानी खेतों में जब आप लोग आज के दिन में कोई खाद डालते हैं तो उसका कई सारा एक तरीके से नुकसान और कई सारे फायदे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कैसे आप लोग यहाँ पर क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है इसके लिए, कि ड्रोन को कैसे उड़ाओगे, ठीक है, किस एरिया में उड़ाओगे। पता चला रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप लोग उड़ा के चले गए, कितना इसका वेट होना चाहिए, ठीक है। ओवर क्राउडेड एरिया में नहीं उड़ाना है, पता चला वहां पर किसी के ऊपर गिर गया। तो रिस्ट्रिक्शन कहां पर है, सेफ्टी इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर बात की जा रही है पर पोस्ट एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन इमरजेंसी हैंडलिंग प्लान। तो सारा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बोलने लगूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इसलिए फैमिली के मेंबर हैं उनको पकड़ के लगभग 3 लोगों को वीडियो जो है वो आप लोगों को सुनानी है या फिर 3 लोगों को आप लोगों को पढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से उनको ये एक तरीके से आप लोगों को बताना है कि किस किस एग्जाम की आप लोग तैयारी करें, ठीक है। तो उसके हिसाब से करंट अफेयर सबको समझ में आता है, सबके लिए जरूरी है। तो उसके हिसाब से आप लोग उनको गाइड कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज हम लोग जानते हैं तो हम लोग आपको बताएंगे। तो 3 लोग जो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करें तो उनका टाइम भी बचाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, मैं बोलूं 3 लोगों को आप लोग कवर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई वीडियो 20,000 लोग देख रहे हैं, तो अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 60,000 लोग तक पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि इससे फालतू नहीं करना है, ज्यादा बर्डन हो जाएगा, इतना ही आप लोगों को फॉलो करना है। तो एक प्रोसीजर हमने बना दिया और उसको हम लोग फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ये इसका एप्लीकेशन नॉर्मली कीटनाशक को मारने के लिए यूज किया जाता है।
आप लोगों ने अगर गांव से आप लोग आते हैं देखा होगा खेतों में जो हमारे फादर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर इसका यूज करते हैं खेतों में इसका छिड़काव करने के लिए। तो ये जो मशीन यहाँ पर यूज की जाती है ये काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालती है, क्योंकि जहां पर इसको छिड़का जाता है तो उस खेत में भी नॉर्मली आप लोग यहाँ पर एक तरीके से घूमते हुए इसके कण नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसान तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती है और कई बार यहाँ पर बेहोश होकर गिर भी जाते हैं अगर गर्मी उस टाइम पर थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि भभका निकलता है एक तरीके से, भभका सुना होगा आप लोगों ने, उमस निकलती है बहुत ज्यादा तरीके से, वहां पर ऐसा बोल सकते हैं। तो ये पेस्टिसाइड जो है यहाँ पर ये इसका एप्लीकेशन यूज किया जाएगा जब ड्रोन का, तो आसानी से इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। कैसे? ऐसे ये देखिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम आराम से यहाँ पर इसके अंदर पानी जो भी भरा है पानी के साथ में वो घोल वो सब जगह यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। तो इसको स्मार्ट फार्मिंग की कैटेगरी में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो स्प्रिंकल कर दिया यानी कि सब जगह यहाँ पर छिड़काव कर दिया ड्रोन ने, तो ये अच्छा तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये हेल्प करेगा लेबर जो है, खासकर अगर लेबर कोच जो आते हैं किसानों की, कई बार कि यहाँ खेतों में इसको छिड़काव करना है तो ड्रोन अपना रख लिया लाकर उससे थ्रू यहाँ पर छिड़काव कर दिया आराम से, तो ये आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में यहाँ पर इनिशिएटिव जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि सब्सिडाइज तौर पर आप लोग किसानों को जो है वो ड्रोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, क्योंकि एक ड्रोन है जो ऐसा काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, यूनिट जो है उसकी लगभग यहाँ पर 3 करोड़ तक की अभी बताई जा रही है, तो काफी ह्यूज कॉस्ट यहाँ पर इसकी पड़ जाएगी। जो फार्मर है यहाँ पर एक तरीके से अगर उनके बारे में आप लोग बात करें, पेस्टिसाइड के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं, यानी कि अगर कोई किसान यहाँ पर खेतों में इसको छिड़काव कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है कई बार, तो उससे भी हम लोग उनको बचा पाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या क्या फायदे हैं बेसिकली ड्रोन यूज करने के, और ड्रोन यूज नहीं करें तो क्या क्या नुकसान है वो समझ लेते हैं, जो कि आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन बन जाएगा स्टेटमेंट वाला, उसमें आप लोग को पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये यार केमिकल जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है, हवा में मिल गया इंसान के अंदर चला गया तो उसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, हेल्थ की तो नुकसान हो गई होगा। अब यहाँ पर ये भी रहता है कि कितना केमिकल कहां पर छिड़क गया, कितना बच गया, तो जो इंसान होता है उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी कि इंसान जो है वो गलतियों का कठपुतला होता है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। लोअर स्प्रे एक तरीके से देखने को मिलेगी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी ढंग से नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो है ना यूनिफॉर्म तरीके से सब जगह हम लोग को स्प्रे करना है तो वो आप लोग को ढंग से नजर नहीं आएगा, कहीं पर ज्यादा स्प्रे हो जाएगा कहीं पर कम स्प्रे हो जाएगा। इसी के साथ में कई बार ज्यादा यूज हो जाते हैं यहाँ पर वाटर भी, और जो भी यहाँ पर ये दवाई है पोल्यूशन, यहाँ पर ये खाद वगैरह है वो भी हाईयर एक्सपेंडिचर होगा किसानों का, और सोयल का पोल्यूशन भी हो जाएगा, तो किसानों को काफी ज्यादा नुकसान भी होगा, पैसों का भी, और खुद की हेल्थ तो मैंने आप लोगों को बताई दी जो कि यहाँ पर दिक्कत में पड़ जाती है। अब ड्रोन यूज करेंगे तो क्या कर रहे हैं, अब यही चीजें सारी आप लोगों को उल्टी कर देनी है, यानी कि अपोजिट कर देनी है, कि यहाँ पर एक तो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, जहां पर जितना छिड़काव करना है उतना ही होगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी फील्ड के अंदर में पूरे में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ओवरऑल केमिकल का जो बर्डन है वो भी कम पड़ेगा, तो खर्चा भी यहाँ पर कम होगा, और इसी के साथ में जो हेल्थ है जो ऑपरेट करेगा उसकी हेल्थ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब कहीं और खड़े हुए आराम से और उसको चला रहे हैं, कोई दिक्कत ही देखने को मिल रही है, तो ऐसे यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ये जरूरी है कि किसानों को अगर ये प्रोवाइड कराया जाए तो उनकी हेल्थ भी सही रख पाएंगे और अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। ये तो मैंने एक यूज आप लोगों को बता दिया, क्या ये अकेला ही यूज है? तो भाई साहब अभी ड्रोन को ना और अच्छे लेवल पर ले जाने की बातें की जा रही है, जैसे कि क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए खेतों में आप लोगों ने देखा होगा, एक नहीं वो एक तरीके से ऐसी डंडी पर यहाँ पर एक ऐसा इंसान लगाकर टांग देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये इंसान हो गया, और इसके आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे कुर्ता टांगा रहता है इसके हाथ में और ये हिलते रहते हैं, ठीक है। चिड़िया वगैरह आए तो यहाँ पर ऐसी चीजें या फिर कुछ और देखने को मिले, तो ड्रोन क्या करेगा, ड्रोन वाले खेतों में नील गाय वगैरह आ गई, ठीक है, या जंगली सुअर आ गई, तो उनको भी यहाँ पर एक तरीके से क्रॉप मॉनिटरिंग का काम कर सकता है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हो रही है, अगर कल को चलकर पानी बरस रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, कोई यहाँ पर नुकसान हो रहा है, टिड्डी का अटैक हो रहा है, तो सबको आइडेंटिफाई यहाँ पर कर पाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो डिलीवरी है, जो मैंने अभी बताया एग्जैक्टली यहाँ पर, तो कहां पर कितना ज्यादा हम लोग यहाँ पर चीजों को प्रोवाइड कराने हैं, वो सारी चीजें भी अच्छे से लेवल पर हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे, कहीं ना कहीं असेसमेंट करके कि हाँ इतना यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। इसी के साथ में किसानों की इनकम डेवलप करनी है, वो तो आप लोगों को बताइए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो है यहाँ पर बेटर क्रॉप मैनेजमेंट, तो ड्रोन जो है यहाँ पर वो ड्रोन प्लांटिंग सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। अभी नए नए बिजनेस ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिसमें नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे खेतों में हम लोग को बेसिकली आज की डेट में जो पेड़ पौधे उगाने हैं, आज की डेट में ऐसा किया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है ऑलरेडी अंकुरित पौधा है, उसको किसी ऐसे तरीके से इसमें यहाँ पर फिट किया गया, और यहाँ पर ऊपर से ड्रोन छोड़ेगा, और जमीन ऐसी रहेगी कि वहां पर आराम से ड्रोन डाल दे चीजें आके, और वो आराम से घुस जाए जमीन के अंदर, और फिर यहाँ से पौधा निकलकर स्टार्ट हो जाए। ऐसा यूज किया गया कई जगह यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर भी, उन एरिया में जंगलों के अंदर में पेड़ों पौधों को और ज्यादा उगाने के लिए। तो ये जो मटेरियल होता है जिसके अंदर ये पैक रहता है, वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रहता है, जैसे ये जाकर धंसता है यहाँ पर मिट्टी के अंदर में, तो ये अपने आप गलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से पेड़ जो पौधा होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो अपनी जड़ जमाकर वो पूरा निकल जाता है। नॉर्मली ऐसी प्रक्रिया आप लोग को देखने को मिलेगी मानसून के टाइम पर, ताकि इनको पानी भी मिलता रहे, क्योंकि ड्रोन जो है अब बार बार जाकर पानी तो छिड़केगा नहीं वहां पर उनके ऊपर,
तो ये चीजें हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका है कि खासकर अगर यहाँ पर 50% भी अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक बंजर एरिया को हम लोग एक तरीके से सदाबहार वन बना सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में यहाँ पर यूज की जा रही है। और बाकी एक तरीके से कंसिस्टेंसी और इफिशिएंसी आप लोग को अच्छी देखने को मिलेगी। अगर कोई इंसान काम कर रहा है, कोई मशीन काम कर रहा है, तो फर्क तो पड़ता है भाई। क्योंकि मुझे पता है जब खेतों में गेहूं काटा करते थे उस टाइम पर, तो यहाँ पर काफी ज्यादा इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती थी कई बार ना कि यार थक गए बस आज नहीं काटते हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादा लंबा टाइम ड्यूरेशन नहीं हुआ करता था वो। तो आज की डेट में अगर देखो तो सब जो है या तो मशीनों से कटते हैं या फिर अपना जो है एक तरीके से लेबर वगैरह लगा लेते हैं। तो वो कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये एक तरीके से एंटरटेनमेंट भी था अगर देखा जाए उस तरीके से, हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी था अगर देखा जाए उस तरीके से। तो हर एक चीज के कुछ बेनिफिट कॉस्ट आप लोगों को नजर आएंगे। अब वो हमको देखना है कि कैसे हम लोग को उनको यूटिलाइजेशन करना है। आज की डेट में मान लीजिए टाइम उस टाइम पर काफी ज्यादा लगता है, वो टाइम अब और ज्यादा प्रोडक्टिवली कहीं और यूटिलाइज किया जा सकता है। वहां पर उस तरीके से किसी इंसान को लगाया जा सकता है जो कि उस काम को करने के लिए ही बेसिकली अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तो उसको बेसिकली सैलरी मिल जाएगी थोड़ी सी और काम भी हो जाएगा। तो ये अच्छा आइडिया है अगर इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसी के चलते अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये वेल एक तरीके से एफिशिएंटली यहाँ पर ये बढ़ाता हुआ नजर आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के भी। और कहीं ना कहीं और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी लोगों को एम्प्लॉयमेंट की, खासकर ड्रोन वाले यहाँ पर अलग से ड्रोन चलाते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा फंडा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है ड्रोन का इस्तेमाल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्या आप लोगों ने कुछ नया जाना ड्रोन के बारे में? तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इसके बारे में अगर कुछ भी आप लोगों ने नया सीखा है या फिर आप लोग कुछ नया इंटरेस्टिंग लगा है कि अच्छा, या फिर कुछ इनपुट आप लोग देना चाहते हैं कि हाँ इसमें ये भी हो सकता है, तो वो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब आप लोगों को इनको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में मैंने बात की थी, तो कमेटी का नाम बताना है। कौन कौन से एक्ट हैं यहाँ पर, इनके बारे में आप लोग बताइए। ये बेसिकली NOS-DCP क्या है इसके बारे में बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसको आगे चलकर चेंज भी किया गया और इसके द्वारा डॉक्यूमेंट इशू किया गया था। ये टर्म क्या है जब बॉडी का टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। थीम क्या है यहाँ पर, इंटरनेशनल डे ऑफ जो कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। इसी के साथ में मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके द्वारा यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया एग्रीकल्चर में ड्रोन यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। आगे चलते हैं, लास्ट वाले डे का थोड़ा सा रिवीजन भी यहाँ पर कर लेते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इंडिया और यूके को लेकर हम लोगों ने बात की थी अभी रिलेशन के बारे में, ठीक है, और कौन से गोल को अचीव करने की बात यहाँ पर की जा रही है। एनबीआई की फुल फॉर्म आप लोग बताने थी। इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर काम कर रही है, खासकर इंद्रधनुष एक्सरसाइज के बारे में मैंने बात की थी, वो भी कई सारी एक्सरसाइज थी, इनके नाम बताने हैं, ठीक है। GTF क्या है यहाँ पर ये बताना था, जहां पर हम लोगों ने टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की थी। अगर बात करें तो कंजर्वेशन के बारे में, तो यहाँ पर कौन सा एक्ट है हमारी कंट्री में, कौन सा शेड्यूल है जो कि यहाँ पर टाइगर के कंजर्वेशन का स्टेटस बताते हैं। हमारे देश में कितने टाइगर है मैंने आप लोगों से पूछा था। प्रोजेक्ट टाइगर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कब लॉन्च की गई, ये पूछा था। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो HSA इसके बारे में आप लोगों को बताना था यहाँ पर बेसिकली क्या था यहाँ पर। ZIDM क्या था यहाँ पर, और इसी के साथ में ये मैंने आप लोगों को फिर रह गया आप लोगों का, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड यहाँ पर ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। किनको अभी दिया गया चलिए ये बताइए आप लोग क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट मिनिस्टर एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी के बारे में और जीरो हंगर के बारे में बात करें इंडिया और यूके मिलकर। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर जो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। इंडिया और यूके के बीच में एक्सरसाइज है इंद्रधनुष, नेवी की एक्सरसाइज है यहाँ पर कोंकण और आर्मी की एक्सरसाइज है यहाँ पर अजय वॉरियर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। हमारी कंट्री में टाइगर को अगर कंजर्व करना है तो 1972 का एक्ट है शेड्यूल फर्स्ट के अंदर में 70% टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आप लोगों को 1973 में लॉन्च किया गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बात की थी कि लड़कियों को भी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और आप लोगों का क्वेश्चन जो पूछा था मैंने वो यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिल गया, आपदा प्रबंधन वाला, ठीक है। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोफेसर विनोद शर्मा, इनको यहाँ पर जो अवार्ड मिला है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इसके कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है यहाँ पर, ठीक है। अब ये बताना आप लोगों को कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट को कितना पैसा मिलता है और इंडिविजुअल को कितना पैसा मिलता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ये आप लोगों को बताना है। कैसा लगा लेक्चर, फीडबैक जरूर दिया करो जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है। इसी के साथ में मॉर्निंग में जो भी उठ रहे हैं उनके लिए शेड्यूल है, उनके लिए बेसिकली सारी चीजें शेड्यूल है। मॉर्निंग में उठकर अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करा करो और अच्छा भी लगता है जब आप लोग मेरे साथ में उठते हैं तो मुझे भी काफी ज्यादा इससे मोटिवेशन मिलते हैं। तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग उठ जाया करो और आप लोगों को मोटिवेशन में मॉर्निंग में उठ के दे देता हूं, तो एक दूसरे को मिलकर मोटिवेट करते हैं, ठीक है। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी इकट्ठी मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।